नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति कल तक पार्टी की विचारधारा, पार्टी की रूपरेखा, पार्टी की योजनाओं को आपके सामने बताता है। पार्टी में आप आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन वो हर बार डिफेंड करता है, बताता है कि पार्टी का ये निर्णय इसलिए सही है, पार्टी ने इसलिए ऐसा करना पड़ा है। पार्टी आज भी आपकी, गरीब की, किसान की, मजदूर की बात करती है और अपने आधार वोटरों के मूलभूत मुद्दों पर पार्टी चिंतित है। अभी कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ऐसे घटनाक्रम हुए जहां डिफेंड करना भी पार्टी को मुश्किल हो रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने बड़ी खूबसूरती के साथ हर टीवी चैनल पर तीखे प्रश्नों के उत्तर बड़ी खूबसूरती से दिए। हर टीवी चैनल पर आप इस चेहरे को लगातार पहचानते रहे होंगे। पार्टी का ओजस्वी स्वर था। पिछले काफी दिनों से इसी स्वर ने पार्टी को हर जगह रक्षित किया है। हर जगह पार्टी जहां संकट में फंसी है, इसने मजबूती से पार्टी का पक्ष रख के और सब पार्टी को सही साबित करने का प्रयास किया। कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव की आहट शुरू हुई तो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था। इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन बनने के बाद लगा कि देश में चुनाव एक तरफा नहीं होगा। जैसे पहले लग रहा था कि चुनाव केवल एक तरफा है, मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं तो 400 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंगें होने लगी, लगने लगा बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन बना। अचानक से इंडिया गठबंधन से उसके कथित रूप से जो संयोजक बनने थे नीतीश कुमार जी, वो पार्टी छोड़कर, गठबंधन छोड़कर चले गए, एनडीए में शामिल हो गए। लगा इंडिया गठबंधन तो खत्म ही हो गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोक दल ने अचानक से दल बदल कर लिया, एनडीए में चला गया इंडिया को छोड़कर। लगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो चुनाव ही खत्म हो गया है। दो दौर का मतदान हो गया। इस मतदान को जैसा माना जा रहा था उसके अनुरूप नहीं हुआ, उसके अलग हुआ है। माना जा रहा था आरएलडी के एनडीए में जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग का ट्रेंड एक तरफा होगा, वोट चुनाव ही नहीं होगा, लेकिन हर सीट पर चुनाव बन गया और कई सीट ऐसी फंसने लगी है जहां विपक्ष की स्थिति एनडीए से मजबूत है। ऐसी में ही आज अचानक एक नया घटनाक्रम हुआ। आज राष्ट्रीय लोकदल के बहुत प्रखर वक्ता और राष्ट्रीय लोकदल को पिछले लगातार कई महीने से डिफेंड करने वाले रोहित जाखड़ अचानक से पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, प्रवक्ता पद छोड़ देते हैं। लोगों ने सवाल किया, हमसे पूछा कि आखिर ऐसा, जबकि चुनाव बीच में है, अभी 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, ऐसे में रोहित जाखड़ ने क्या कारण हुआ, एनडीए को में राष्ट्रीय लोकदल क्यों गया, राष्ट्रीय लोकदल के जाने के बाद एनडीए में क्या लाभ हुआ, राष्ट्रीय लोकदल को क्या लाभ मिला और एनडीए को क्या लाभ मिला, क्या उन बुनियादी मुद्दों पर राष्ट्रीय लोकदल अब तक मजबूत रहा है जो इंडिया के समय उठाता रहा है। 10 साल से जो संघर्ष की दास्तान थी वो आज भी बदस्तूर जारी है। इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमने आज सीधे सीधे संपर्क किया है रोहित जाखड़ से। रोहित जी को से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं सीधे सवाल, उनका सीधा जवाब। रोहित जी, रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रॉयल बुलेटिन के सभी दर्शकों को मेरा साधुवाद। रोहित जी, आज सबसे पहले तो इसी घटनाक्रम पे चर्चा करते हैं जो आज हुआ। अचानक से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का मुखर चेहरा था, किसी भी टीवी चैनल पर रहा हो तो आप राष्ट्रीय लोकदल को बहुत खूबसूरती से डिफेंड करते थे, राष्ट्रीय लोकदल का पक्ष रखते थे। आज अचानक से क्या कारण हुआ कि आपने राष्ट्रीय लोकदल को अलविदा कह दिया, उसका प्रवक्ता पद छोड़ दिया? देखिए, जब बात उसूलों पे जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिन मुद्दों पर हम संघर्षरत थे और लगातार संघर्षरत रहे, उनमें विशेषतः बेटियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, और वो बेटियां सामान्य बेटियां नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बेटियों की अस्मिता अलग अलग है, लेकिन ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश के तिरंगे को विश्व पटल पर लहराया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हें देश की बेटियां बताया, देश का गौरव बताया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जब इन बेटियों ने अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया, प्रधानमंत्री को अवगत कराया किन्हीं मुद्दों पर। उन मुद्दों को देखते हुए
इन्होंने जब वो बात मानी नहीं गई तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के दौरान इन्हें जो महसूस हुआ, इनकी बात नहीं सुनी गई। और जब ये महिला शोषण जैसे आरोप पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला शोषण जैसा आरोप लगा रही थी, तब देश की सरकार मौन थी और भारत की पुलिस ने इनके साथ बर्बरता करी, उन्हीं बेटियों के साथ जिन्होंने विश्व पटल पर नाम को ऊंचा किया और विश्व में फैलाया। पुलिस ने इनके चेहरे पर जूते रख दिए, बर्बरता करी गई, लेकिन ये बेटियां थमी नहीं, संघर्ष जारी रहा। ये उस किसान की बेटियां हैं जो किसान एक बच्चे को खिलाड़ी बनाने में अपने जीवन भर की पूंजी लगा देता है। ये उस ग्रामीण अंचल की बेटियां हैं जिनके संघर्ष की दास्तान जब आदमी सुनता है तो सिहर उठता है, लेकिन इन्होंने अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। वही महिला शोषण का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को पुनः बेटियों की अस्मिता को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और ब्रेकिंग न्यूज मीडिया पे चली कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा। अरे किसी पिता के लिए इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है कि उसका पुत्र उसके सामने स्थापित हो जाए अपने व्यापार में, अपने कर्म क्षेत्र में, और वो देश रोहित के जी, सदस्य बनने जा रहा है। रोहित जी, जो पीड़ा आप रख रहे हैं, ये पीड़ा आज अचानक आपके सामने लगी या कल शाम को जब घोषणा हुई तब अचानक लगी? क्योंकि आप जब एनडीए में गए थे, ये मुद्दा उस दिन भी खड़ा हुआ था। जब बेटियों के साथ ये घटनाक्रम हुआ था तो आरएलडी ने उसका जबरदस्त ढंग से प्रतिरोध किया था, लेकिन यकायक आपके अध्यक्ष जी जयंत जी एनडीए में चले गए और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई, इतने प्रदर्शन, इतने विरोध के बावजूद भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए माना जा रहा था कि वो चूंकि बीजेपी के बहुत मजबूत ताकतवर नेता है और कई लोकसभा क्षेत्र को बताया जाता है कि वो प्रभावित करते हैं, इसलिए भाजपा उनके को रिस्क नहीं ले रही थी उनके साथ। उस सब परिस्थिति के बाद भी एनडीए में आरएलडी गया था। ये परिस्थिति तो उस दिन भी थी, ये संभावना तो उस दिन भी थी कि जय ब्रजभूषण का टिकट नहीं कट रहा है। क्या जिस दिन गए थे उस दिन कोई ऐसी बात तय थी कि ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया जाएगा? देखिए, जिन मुद्दों पर हम चुनाव संघर्ष कर रहे थे और घटक दल एनडीए का राष्ट्रीय लोकदल बना, किन्हीं बातों पे, जिन बातों पे संघर्ष कर रहे थे, हमें उम्मीद थी, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात रखी थी कि इनमें से कुछ मुद्दों पर सहमति होनी चाहिए। विभिन्न बातें हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखी थी और हमें कुछ विश्वास था कि कुछ बिंदुओं पर सहमति बनेगी। लेकिन मुद्दा चाहे किसान का हो, नौजवान का हो, अग्निवीर का हो, गन्ना भुगतान का हो, मुद्दा चाहे महिला अस्मिता का हो, अल्पसंख्यक वर्ग को प्रोत्साहित करने का हो, किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील दिखाई नहीं दी, संवेदनहीन दिखाई दी। और उनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कल जब इन्होंने टिकट डिक्लेयर किया तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर सहमति या संवेदनशीलता दिखाने को तैयार नहीं है। रोहित जी, अभी आपने कहा कि जब एनडीए में जा रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी चर्चा हुई थी, जो भी मुद्दे थे, चाहे वो अग्निवीर का हो, एमएसपी का हो, किसानों के साथ घटनाक्रम का हो, या महिला पहलवानों को सम्मान देने का हो, इनको न्याय देने का हो, क्या जयंत जी ने आपसे इन चारों पांचों मुद्दों में किसी मुद्दे पर कहा था कि भाजपा से उनकी चर्चा हुई है? देखिए, जब हमने अपनी बात रखी थी तो उन्होंने कहा था कि अब हम एनडीए के साथ आए हैं तो निश्चित ही कुछ बड़े फैसले होंगे, कुछ निदान किए जाएंगे। ऐसा नहीं था कि जैन जी ने संघर्ष में कोई खुद कमी करी थी। उन्होंने किसान आंदोलन में 56 रैलियां करी, अग्निवीर पे
45 से 46 रैलियां करी, सद्भावना भाईचारा सम्मेलन किए। तो हमें पूर्ण विश्वास है, अब तक था, कि ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ बात जरूर हुई होगी कि किन्हीं मुद्दों पर सहमति बनेगी। और चूंकि महिला अस्मिता पर वो बहुत ज्यादा मुखर खुद भी थे, तो हमें विश्वास था कि कुछ चीजें भावना के अनुरूप होंगी। लेकिन कल जब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का टिकट हुआ, तो ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को बेटियों की अस्मिता से ऊपर राजनीति है, और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ का उनका जो नारा है, वो केवल नारा है, उसकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं। देखिए, हम जिस जाति से आते हैं उस जाट जाति है। वो जाति गौरवशाली जाति में पैदा हुए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हमारा उतना ही नैतिक जिम्मेदारी है उन बेटियों की अस्मिता के प्रति जो महिला शोषण के खिलाफ, शोषण के ताकतवर आरोपी के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रही। और उनमें से एक बेटी विश्व की प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन का 100 प्रतिभावान व्यक्तियों का हिस्सा बनी, प्रभावशाली व्यक्तियों का, और दूसरी ने ओलंपिक सीट अपनी कंफर्म करी। इसलिए अब इसमें जमीर की बात आ गई। जमीर हमारा अगर जिंदा है तो हमें जिंदा दिखना पड़ेगा, इसलिए ये फैसला लिया गया। और पार्टी के पटल पे रह के अगर आवाज उठाते तो पार्टी असहज थी। पार्टी की समस्त उनके प्लेटफॉर्म से इस्तीफा देकर, जो सामाजिक पटल पे हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं पूर्व में, उन्हीं मुद्दों पर संघर्ष करते रहेंगे। बात असल में खाली पहलवान बेटियों की है नहीं अनिल भाई। मैं रोहित जी आपसे यही जानना चाहता हूं, अचानक से वो क्या कारण थे कि एनडीए में जाने का जैन जी ने फैसला किया? वो आज तक रहस्य बना हुआ है कि पहले बताया, जो सार्वजनिक रूप से बताया गया कि 7 सीट मांग रहे थे, जिसमें अखिलेश जी अपने भी 2-3 आदमी देना चाहते थे, उसमें मुजफ्फरनगर की सीट सबसे प्रमुख थी। लेकिन बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जो गठबंधन हुआ जिसमें 2 सीट मिली, उसमें मुजफ्फरनगर नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमने पूछा कि मुजफ्फरनगर सीट, तो उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर सीट की तो जैन जी ने डिमांड भी नहीं की, मिलने का विषय तो छोड़िए। ऐसे कौन से कारण थे, क्या मामले थे कि यकायक जो कहते थे, जैन जी का एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, फिर वो अचानक ऐसा क्या कारण हुआ कि जैन जी को पलटना पड़ा और चवन्नी पलटने का को ट्रेंड हो गया? क्या आपको आज से पहले जैन जी से आपकी हर मुद्दे पर चर्चा रही होगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के अंदरूनी फैसलों के बारे में, क्योंकि टीवी पर डिफेंड करता है, मीडिया में डिफेंड करता है, ऐसे सब जान, तो वो क्या कारण थे? क्या क्या भाजपा ने क्या कोई वायदा किया था और जो जैन जी के साथ अभी से ही कुछ लग रहा है कि धोखा हो गया है, या वायदे नहीं हुए थे और जैन जी अनकंडीशनल गए थे? कल एक वरिष्ठ पत्रकार है केपी मलिक साहब, भास्कर अखबार के राजनीतिक संपादक है, उन्होंने तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है कि शायद कोई मामला चारू जी से जुड़ा था। तो आज चूंकि आप उनके प्रवक्ता आज तक रहे हैं, इसलिए हम सब मुद्दों पर चाहते हैं कि विस्तार से हमारे दर्शक जाने। ये इस पूरा क्षेत्र जो है जैन जी का, राष्ट्रीय लोकदल का प्रभावी क्षेत्र है, तो वो जानना चाहते हैं कि वो कारण क्या थे और क्या तय हुआ था, क्या नहीं हुआ था। रोहित जी। अनिल जी, क्या कारण रहे इसके लिए हम भी तैयार बिल्कुल नहीं थे। ओवरनाइट ये डिसीजन हुआ था और पहले ही रात तक, जिस दिन भारत रत्न की घोषणा हुई, उससे पहली रात तक मैं, क्योंकि इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर भी था, मैं टीवी पे पार्टी को उसी स्वरूप में डिफेंड कर रहा था। उसके बाद चूंकि हमें जानकारी नहीं थी, मैंने ये वक्तव्य भी दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। और उस पे एक मैंने ट्वीट किया था और वो बाद में वो ट्वीट डिलीट हुआ था, उसके विषय पे काफी हल्ला भी मचा। अंततः एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोकदल बन गया। लेकिन हम आज तक, या राष्ट्रीय लोकदल का वोटर या इस क्षेत्र के लोग, हमें जो
चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर समर्पण है, जैन जी के फैसलों पर जो सहमति थी, उस सहमति के कारण ही हम लोग आज तक उनके साथ रहे हैं। और लेकिन जब चीजें किसी भी स्तर पे कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी का हम जैसे लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी फैसले में राष्ट्रीय लोकदल के प्राथमिकता को ले नहीं रही, या कहो कि जिन मुद्दों पे हमने संघर्ष किया था उन मुद्दों पे कोई संवेदनशीलता दिख नहीं रही, तो मैंने कल इस महत्वपूर्ण विषय पे को लेके, क्योंकि ये मैं भी बेटियों का बाप हूं, जब अगले बेटियों की दिन अस्मिता आपको सर्वोपरि है। आपने जो राजनीति ट्वीट, रोहित भाई, जब आपने ट्वीट डिलीट किया था, पहले आपने किया था कि ऐसा नहीं है, और कुछ देर पहले तक आप टीवी पर ये डिफेंड कर रहे थे कि पार्टी ऐसा निर्णय नहीं करने जा रही है, आपने वो ट्वीट भी डिलीट किया। अगले दिन आपने जैन जी से पूछा होगा कि यकायक ये फैसला क्यों हुआ, तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने, देखिए, बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा था। उन्होंने बताया कि चिंता मत करो, सब चीज ठीक होंगी, जो मुद्दे हैं मुद्दे हमारे वही रहेंगे। हमने इससे ज्यादा उनसे पूछा नहीं। और लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन इस बार जो चुनाव का पैटर्न था वो बहुत डिफरेंट था। जमीन पे लोग चुनाव लड़ाने के लिए निकल नहीं रहे थे। बड़ा सन्नाटा वोटर में अभी तक दूसरे चरण तक रहा है। तीसरे में क्या होगा अभी पता उतना नहीं लगा, क्योंकि हम तीसरे चरण में उतने गए भी नहीं। लेकिन कुछ है जो वोटर के मन में है, और उसका परिणाम 4 जून को ही तय होगा। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, ऐसी कौन सी पर्देदारी है जो अपने प्रवक्ताओं से भी की जा रही है जैन जी द्वारा, उनकी कोर टीम द्वारा? क्या कारण है ऐसे रोहित जी? अनिल जी, मैंने कभी वोटर नहीं जान पा रहा है वो सही है, लेकिन कोई पर्देदारी है वो प्रवक्ताओं से भी रखी जा रही है, तो कौन सी पर्दे? और फिर अगर पर्देदारी आप लोगों से भी रखी जा रही है, आप कोर टीम के मेंबर हैं और आपको राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इंडिया की जो कमेटी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसमें भी भेजा गया था, आप इंडिया में और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में जो भी गठबंधन की बात हो रही थी उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका में थे, फिर वो ऐसी कौन सी पर्देदारी थी जिससे आपके साथ भी पर्देदारी हो रही थी? देखिए, वो तो उसका पटाक्षेप जो हुआ था वो 2 सीटों के स्वरूप में सबके सामने आया था। क्या कंडीशंस तय हुई थी, क्या नहीं हुई थी, लेकिन इतना जैन जी ने जरूर कहा था कि हमारे मुद्दे वही हैं और निश्चित रहो इनका निवारण 100% होगा। क्या वो मुद्दे आपको लगता है कि अभी हैं? किसी एक मुद्दे पर उन्होंने, उस दिन जैन जी ने एक बयान दिया था कि मुझे चौधरी चरण सिंह जी की छवि मोदी जी में दिखती है। क्या आप राष्ट्रीय लोकदल के पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं? इस बयान से कितना सहमत है? देखिए, हमें तो चौधरी चरण सिंह खेत और खलियान में दिखाई देते हैं, जमीन की नीतियों में दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक अघोषित आपातकाल के स्वरूप में पार्टी को, देश को चला रहे हैं। वो किसी भी संवेदनशील के मुद्दे पर संवेदनशील नहीं होते हैं। हमने किसान आंदोलन में देखा है, किसान आंदोलन में भी मैं प्रमुखता से रहा था। और अनिल जी, आपको ध्यान होगा जब राकेश जी 28 जनवरी की बात है, वहां चुनिंदा लोग बचे थे, तो मैं ही 30-40 लोग लेके सबसे पहले पहुंचा था। और मैं ही, जिस समय वहां पुलिस खड़ी थी, तो मैं ही राकेश जी के साथ था। वीडियो फुटेजेस वहां रहे हो। तो मैं तो, देखो जी, आपने लंबे समय से, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखा होगा कि मैं समाज के विभिन्न मुद्दों पर, जाति, इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, किसी भी जाति धर्म का मामला हो, अगर अन्याय हो रहा है तो हम आवाज उठाने का काम करते हैं। ये हमारा डीएनए है, ये हमारा चरित्र। चौधरी चरण सिंह जी, एक समय में अजगर नाम से एक गठबंधन बना था, अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत, मजगर बना था, फिर मुस्लिम उसमें जोड़े गए थे। इसी की बदौलत देश में पिछड़ों के, किसानों के, मजदूरों के सबसे बड़े नेता थे। आज वो सिमटते सिमटते राष्ट्रीय लोकदल को केवल जाट की पार्टी कुछ सालों में बना लिया गया।
अब ये भी कहा जा रहा है, जैन जी ने एक दो जगह, मैं इसको केवल जाट की पार्टी नहीं रखना चाहता हूं। जो अभी नियुक्तियां हुई हैं, मान लिया टिकट देने की बात आई तो वो चंदन जी को दिया, गुजर को दिया गया, मंत्री बनाना तो अनिल जी को बनाया गया। जाट के आवरण से जैन जी निकलना चाहते हैं कि ये जाटों की पार्टी नहीं है, सभी जातियों की पार्टी है। क्या लगता है जैन जी की इस पॉलिसी पर, एनडीए में जाने पर, क्या उनके मन के भाव रहे होंगे, क्या उसका परिणाम है, या आप फील्ड में रहे हैं तो क्या राष्ट्रीय लोकदल के आधार वोटर के मन में है? देखिए, आधार वोटर के मन में निश्चित ही 180 डिग्री का टर्नआउट है विचारधारा में। तो निश्चित ही वोटर में थोड़ा कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन रहा है उनके बीच में जब बात करी, क्योंकि लगातार उन्होंने किसान आंदोलन में, अग्निवीर में और विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था। तो ओवरनाइट तो चेंज आना आसान नहीं होता और चुनाव बिल्कुल सर पे था, लेकिन उन्होंने जयंत चौधरी की फैसले पे विश्वास रख के जयंत चौधरी का साथ दिया और सबकी निगाह 4 जून के परिणाम पे है कि परिणाम के उपरांत आदरणीय जैन जी को सरकार में क्या मान सम्मान मिलेगा और वो इन समस्याओं का निवारण कुर्सी पे बैठ के करेंगे, ये लोगों की भावना है। जयंत जी के एनडीए में आने के बाद उनके समर्थकों ने अनिच्छा के बाद भी वोट दिया है एनडीए के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में। आपको क्या लगता है, मेरठ की सीट हो, चाहे मुजफ्फरनगर की सीट हो, या बागपत की और कैराना की सीट हो, जो जैन जी का प्रभाव क्षेत्र की है, इस पर आरएलडी का भाजपा के साथ आने से भाजपा को कितना लाभ हुआ होगा, और आरएलडी के 2 प्रत्याशी बिजनौर और बागपत में खड़े, इनके परिणाम आपको कैसे लगते हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के एक एक कार्यकर्ता और समर्पित व्यक्ति ने जिस शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी घटक दल को चुनाव लड़ाया है, इतना शिद्दत से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अपने वर्कर ने उन्हें नहीं लड़ाया। आपने देखा भी होगा मुजफ्फरनगर में, आपने देखा होगा एडजॉइनिंग कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी में, सहारनपुर में, मेरठ में लोग पूरी मेहनत से लगे रहे, क्योंकि उन्हें जैन जी के प्रति जो आस्था है उनकी, निश्चित वो आस्था है वो आस्था चौधरी चरण सिंह जी की लेगेसी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सिमट सिमट के एक क्षेत्र में प्रतिभाग कर गई, लेकिन आप ये बात मत भूलो अनिल जी कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से उत्पन्न समाजवादी पार्टी भी उसी परिवार का हिस्सा थी, बीजू जनता दल भी उसी परिवार का हिस्सा थी, इंडियन नेशनल लोक दल भी उसी परिवार का हिस्सा थी। तो ये स्वरूप पूरे देश में जाके नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, ये सब उसी परिवार का हिस्सा थे। कर्पूरी ठाकुर जी, नीतीश कुमार जी, बीजू पटनायक जी, और गुजरात भी, हाँ, गुजरात में भी। जी, तो जी, ऐसा नहीं है कि वो विचारधारा कहीं खत्म हुई है। हाँ, उसके स्वरूप और उसका तरीका और उसका चेहरा बदल गया है, उनकी सोच और उसके लीडर बदल गए हैं। हाँ, जयंत चौधरी उनके जैविक उत्तराधिकारी है, तो नैतिक जिम्मेदारी इनकी ज्यादा है और निश्चित ही अपने फैसलों में हमें उम्मीद है। देखिए, मैं दल से अलग हुआ हूं, लेकिन जयंत चौधरी ने मुझे जो सम्मान और स्नेह दिया है उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। चौधरी अजीत सिंह के प्रति सदैव कृतज्ञ रहूंगा। उन्होंने कल आपने जब इस्तीफा दिया उसके बाद से जैन जी के उधर से किसी ने आपसे संपर्क किया, आपकी नाराजगी जानने की कोशिश की? मेरी नाराजगी, देखिए, मैंने जिस दिन पार्टी फोल्ड पे काम करना शुरू किया था तो बड़े चौधरी साहब को भी बताया था कि मैं सामाजिक पटल को नहीं छोड़ सकता। समाज के प्रति मेरी जवाबदेही उतनी है जितनी पार्टी के प्रति होगी, उससे ज्यादा है। कौम रहेगी तो मैं रहूंगा। और कल जो घटनाक्रम घूमा है, ये घटनाक्रम वो है देखिए, ये केवल महिला पहलवानों की लड़ाई नहीं है अनिल जी, ये लड़ाई उस ग्रामीण अंचल की किसान बेटियों की है, जो किसान अपनी बेटी को अपनी संपूर्ण पूंजी लगा के, अपने बेटे को संपूर्ण पूंजी लगा के खिलाड़ी बनाता है। सफलता और असफलता भविष्य के गर्भ में होती है, लेकिन वो अपना संपूर्ण देता है। और उसके बाद आज इस घटनाक्रम के बाद किसान कमेरा अपनी बेटी को जब भेज रहा है खेलने, तो उसके मन में भय है कि मेरी बेटी खेलने जा रही है, मोलेस्टेशन का शिकार ना हो जाए। आज घर की उसकी गृहिणी रोकती है कि मैं अपनी बेटी को खेलने नहीं भेजने की। तो ये बातें हैं जो जमीनी स्तर है,
इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण अंचल की खेल और खिलाड़ी पे कुठाराघात हुआ है, और ये खेल और खिलाड़ी को ग्रामीण अंचल के खत्म करना चाहता है फैसला, क्योंकि किसान आरएलडी के जो आपके बाकी साथी हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया कल से अब तक रही है रोहित भाई? देखो, मैं लगातार लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हूं। मेरा प्रयास ऐसा रहता है, मेरी भाषा शैली किसी के प्रति कभी बिलो बेल्ट नहीं रही, और ईश्वर ने और आप लोगों के स्नेह ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरे इस्तीफे के बाद भाषा शैली का निम्न स्तर कहीं आया नहीं, क्योंकि मैंने भाषा शैली बड़ी सहजता से अपने त्यागपत्र में भी लिखी है। उनकी प्रतिक्रिया देखिए, विवेक बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर विवेकहीन हो जाए तो प्रतिक्रिया को महत्व नहीं रहता, लेकिन प्रतिक्रिया अगर कोई धैर्य से और शालीनता से समझ के देगा तो निश्चित ही प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी। लोगों का कहना है कि फैसला आपने लिया है, लोग सत्ता छोड़ते नहीं है, हम तो सत्ता में आ रहे हैं। अरे भविष्य के गर्व की बात है, सत्ता में कौन आएगा? मैं कहता हूं आप लोग आएंगे। क्या आपको लगता है कि सत्ता में आ रहे हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, ये भविष्य के गर्भ में है, हो सकता है आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है खेलने का, जो लड़ने का, हो सकता है सत्ता में आ जाएं, हो सकता है बड़े मंत्री बन जाएं, लेकिन हमारा जो जमीर है उस दिन भी सवाल पूछेगा, और अगर आदरणीय जैन जी मंत्री बनेंगे तो सवाल पूछ के निवारण कराने का काम हम करेंगे, नहीं तो संघर्ष करेंगे। तब भी हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। मैं जमीर के ऊपर दो बात आपको कहना चाहता हूं। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो हम तो जिंदा दिल, जिंदा कौम के रहनुमा के वंशज हैं, और निश्चित ही उस जिंदा दिली को कायम रखेंगे। जाट होने पे मुझे गर्व है, और जाट न्याय प्रिय है, न्याय के लिए जाना जाता है। अन्याय होगा तो आवाज उठेगी। मुझे किसी भी सत्ता से कोई प्रतिफल लेने की मेरी ना कोई मंशा है ना कोई इच्छा है। इच्छा केवल ये है कि अन्याय के प्रति आवाज हो तो न्याय मिले। बेटियों की अस्मिता के साथ अगर समझौता करके राजनीति करनी होगी तो यह असंभव है मेरे लिए, मैं नहीं करूंगा। रोहित जी, अब भविष्य में चूंकि रालोद आपने छोड़ा है तो क्या रणनीति है, क्या सोच है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके तेवर सुखद नहीं है और उसी के फैसले से आपत्ति है, तो क्या भविष्य की रणनीति है? क्योंकि आप सामाजिक है, राजनीतिक है, तो राजनीतिक व्यक्ति जो फैसला करता है उसका अगला स्टेप भी सोच के करता है। क्या भविष्य में हम रोहित को किसको डिफेंड करते देखेंगे? अनिल जी, निश्चित ही आप ये मानिए कि आप रोहित जाखड़ को देखेंगे अन्याय को डिफेंड करते, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, न्याय को डिफेंड करते हुए, और निश्चित ही न्याय के लिए अग्रसर रहेंगे। जो हमारे मुद्दों पर, जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, जो इन मुद्दों का निवारण करेगा हम उसको सहयोग करेंगे। ऐसा कौन लगता है आपको इस मौजूदा माहौल में जो मुद्दे हैं किसान के, गरीब के, मजदूर के, महिला पहलवानों के, किससे आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपके मुद्दे उठाएगा? देखिए, अभी हम गांव क्षेत्र में खाप चौधरियों से मिलके छोटी छोटी पंचायतें करेंगे। फिर जैसा सब लोगों की राय होगी, हम जहाँ चुनाव क्षेत्र बचा है, जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है, उन क्षेत्रों में भी जाने का हमारा रणनीति है। सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे। हमारा मकसद है कि जाट समाज के लोग जहाँ कैंडिडेट हैं वहां हम उन लोगों के पक्ष में जाके चुनाव लड़ाएं जो हमारी विचारधारा को सपोर्ट करेंगे। अगर हमारे मुद्दों को जो सपोर्ट करेगा हम उसके समक्ष जाएंगे, लेकिन ये उससे पहले हम पंचायत करके और रणनीति तय करें। अभी राजनीतिक पटल पर जाने का कोई अभी फैसला नहीं लिया है, कुछ सोचा नहीं है। आप यकीन मानना, बिना भविष्य की रणनीति को तय करे ये जज्बात में एक संवेदनशीलता होने कारण फैसला ले लिया। ये संवेदनशील है, ये दिखना चाहिए। भविष्य में जब पीढ़ियां देखेंगी तो ये कहेंगी कि जब बच्चियां लड़ रही थी तो तुम लोग थे,
ये ना कहें कि तुम लोग नपुंसक थे और तुम अपने घर में बैठे थे, बेटियां घर सड़क पर लड़ रही थी। विश्व पितामह की तरह आप अन्याय ना देख रहे हो, इसके साक्षी इस तरह के गवाह नहीं बनना चाहते हैं कि सब कोशिश तो अन्याय हो ऐसी रहा था, है द्रौपदी के साथ हो रहा था, तो सारी सभा में द्रोणाचार्य भीष्म बैठे थे। तो आप चाहते हैं जी कि आपकी गिनती उस तरह के लोगों में ना हो, इस तरह के में हो जब बेटियों के साथ अन्याय हुआ और अपने लोग भी आवाज उठा रहे थे तो आप उनके साथ खड़े हुए थे। ये आपके बिल्कुल, मन की भाव है। इसके ये लिए तो मेरे मन की बात शुभकामनाएं, बेटी के लिए, बहन के लिए ये बात उठनी चाहिए, हर व्यक्ति के मन में जज्बात होने चाहिए। अब छोटा सा एक राजनीतिक सवाल, चूंकि आप मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ में 4 जून को आप किस परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, मेरठ में जो प्रत्याशी एनडीए का है वो बाहरी था, एक तरह से वो बंबई में रहता है, और जो चुनाव यहाँ लड़ रहा है वो पूर्व में मेयर और विधायक दोनों रहा है। तो यहाँ कंटेस्ट बहुत क्लोज है, परिणाम ही बताएगा कि जीतेगा कौन। एज इस किसको बार ऐसा मानते नहीं है कि एक तरफा कुछ है। एज किसको मानते हैं? देखिए, वोट की गिनती की जाए, सभी जातियों का समायोजन किया जाए, वोटिंग पैटर्न को देखा जाए, तो बिल्कुल इतना क्लोज कंटेस्ट है कि यू कैन नॉट डिफाइन के जीत कौन रहा है। ओके। बागपत के बारे में क्या रिपोर्ट आपकी है? बागपत निश्चित ही आप राष्ट्रीय लोकदल चुनाव जीतेगा, अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे जी। बिजनौर के बारे में आपका क्या मानना है? और त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ भी चंदन चौहान चुनाव निकालेंगे। तो अभी भी कहीं ना कहीं रोहित के मन में रालोद के प्रति सहृदता बची हुई है, नाराजगी है मुद्दे के लिए कर, पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नजर नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी नाराजगी मुद्दों को लेकर है। मैंने आपसे पहले ही कहा, मेरी अपेक्षा कुछ है ही नहीं। मैंने कभी टिकट नहीं मांगा नेता से, मेरी मैंने कोई और डिमांड नहीं करी। नेता में बहुत जो खूबियां हैं वो भी आदमी को एक्नॉलेज करनी चाहिए, उसमें सरलता की, सहजता की, और जो कनेक्ट है वो बहुत इजी है, इमोशनल कनेक्ट, वो चीजें नेता में है। सहज है, सरल है, इसमें तो आपकी बात से सहमत है कि जैन जी और नेताओं के मुकाबले उस तरह कनिंग नहीं है, सहज है, सरल है। लेकिन ये यकायक फैसला हुआ, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य भी है क्या? देखिए, आप लोग पब्लिक डोमेन में हैं, वरिष्ठ लोग हैं, देश के वरिष्ठ अधिकारियों से भी जुड़े हुए हैं। ये बात बहुत दिन रुकने वाली नहीं है, सबके सामने पटल पे आ जाएगी। चलिए रोहित जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छा फैसला आपका हिसाब से, एक बहनों के लिए एक मन की पीड़ा उजागर करते हुए आपने अपना पद छोड़ा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद। ये थे रोहित जाखड़, जिन्होंने अपने मन की वेदना व्यक्त की, जिन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। वो मन अभी भी उनका जुड़ाव वही है, लेकिन उन्हें महिला पहलवानों के साथ हुई घटना जरूर मन को कचोटती रही। इसलिए जमीर जिंदा रखना था, जमीर की लड़ाई लड़नी थी, और जिसका जमीर मर गया वो इंसान मर गया, चाहे उसके पास कुछ भी पावर हो, कुछ ही पद हो। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय दीजिए, कमेंट्स दीजिए, और अभी तक रॉयल बुलेटिन सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।